आप बिजली यूज करो ना करो, आपको आपका कस्टमर पे करे ना करे, आई डोंट गिव अ डैम। वो लोग जब लीडर बोल रहे हैं तो उनको एक मसीहा चाहिए। लीडर तो आ भी जाए, मसीहा कहाँ से आएगा? अगर मान लीजिए, जो पाकिस्तानी तब बहुत शोर मचाया करते थे ना कि जी इंडिया हमेशा नेगोशिएट करता है अपने अपने देश के हित में। उनके पास पॉपुलेशन नहीं, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाएंगे, उतनी उतनी सेना नहीं है उनके पास। दिल्ली में एक आर्मी चीफ ही रहेगा। मतलब अरब के जो 700 सॉरी 7वीं शताब्दी में जिस तरीके के लड़ाके होते तो वो पख्तरबंद पहन के सबसे पहले वो आता है, फिर कोई और आता है, फिर कोई और आता है। हाउ कुड पाकिस्तानी बी सो कॉलोसली स्टूपिड? यू डू नॉट किल अ पर्सन हु इज गोइंग टू कमिट सुसाइड। नमस्कार, जय हिंद और जय तु भारत। आज फिर दोनों आर्म चेयर जनरल मिले और जैसा कि पिछली बार हमने पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए डिसाइड किया था कि हम बात करेंगे सीपीईसी पे। ये सीपीईसी 2010-12 के लगभग आरंभ हुआ था सुमित। 15। और जब से शुरू हुआ तब से एक बिजनेस या मार्केटिंग में टर्म शुरू यूज होता है, बज़वर्ड। सबके मुंह में ये छा गया है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण कुछ दूसरा है। आप ऐसे देखें, यू सी, सिंस द इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सभ्यता का क्रमिक विकास शुरू हुआ, मनुष्यों ने, सभ्यताओं ने नए नए रास्ते खोजे। कुछ लोगों ने माइग्रेशन के लिए, आप्रवासन के लिए, आउट ऑफ अफ्रीका, आउट ऑफ इंडिया, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, अपने अपने रास्ते खोजे। फिर ट्रेड के लिए सिल्क रूट, तो ये रूट, वो रूट। लेकिन जिन रास्तों से ट्रेड होता है उन रास्तों पे सेनाएं भी तो जा सकती हैं। जिन रास्तों से व्यापार होता है उन रास्तों से सेनाएं भी तो जा सकती हैं। और तो इसी पे सोच रहा था, तो मुझे ये लगा कि ये जो रास्ते हैं, जो रूट्स हैं, वो मोस्टली भू राजनैतिक परिदृश्य से डिफाइंड और डिसाइडेड होती हैं, परिभाषित होती हैं, निर्धारित होती हैं भू राजनैतिक परिदृश्य से। बहुत पहले जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तो बिहार बोर्ड की किताब में एक लेख था हिंदी में, जब हमने रोम का मूल्य चुकाया। और वहां से मुझे याद आता है कि हम जो है रोमन अंपायर के साथ मसालों का व्यापार करते थे। फिर सिल्क रूट आया, आज हम IMEC की बात करते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC है जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। CMEC भी है, उस पर भी कभी मौका लगेगा तो बात कर लेंगे, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। और चीन ने जितने भी अपने रास्ते बनाए, वो उसका उन्होंने नाम दिया BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके पीछे, इस आइडिया की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण थे, क्या रीजन थे, उसका जो है सो कि उसमें कौन कौन से देश इन्वॉल्व रहे, उसका वैश्विक व्यापार में, वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य पे क्या असर पड़ने का है। और क्योंकि ये हमारे पड़ोस से
और हमारे हमारे जमीन से गुजर रहा है। तो भारत पे और एक भारतीय होने के कारण मुझ पे क्या, एक सामान्य भारतीय पे क्या असर पड़ने का है, तो ये सारी बातें सुमित अभी बताएंगे। बेसिकली यही धन्यवाद। यही यही चर्चा का विषय है कि भाई ये कहाँ से आया, क्यों आया, इसका हम पे क्या असर पड़ेगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो एक छोटी करेक्शन, हम सिर्फ मसालों का व्यापार नहीं करते थे रोम के साथ, हम सिल्क बहुत बेचते थे वहाँ पर। नहीं, शशि थरूर का मैं मैं मानता हूं, लेकिन उस बुक में जो है, उस लेख में, जो हमारी हिंदी की किताब में छठी क्लास में जो जो वो लेख था, उसमें उसी का उल्लेख था, इसलिए मैंने वो मसालों की बात की कि हमने मसालों से रोम का मूल्य चुकाया था। मैं उसमें ऐड ऑन कर देता हूँ हाँ। वैसे। शशि थरूर का आई थिंक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर था, ये पता नहीं कहाँ पर, उन्होंने बताया था कि 2000 साल पहले रोम के पार्लियामेंट में डिस्कशन का पॉइंट था कि रोम की औरतें हिंदुस्तान के सिल्क पर कितना पैसा खर्च कर रही हैं। मतलब हाँ, इमेजिन, तब के पार्लियामेंट में डिस्कशन आई। तो हमारे टाइज इतने ज्यादा ठीक है। उनका कहना कमिंग था बैक टू, कि सारे भारतीय व्यापारी हमारे सोने लिए जा रहे हैं। हाँ, अब सिल्क दे रहे हैं तो वापस तो सोना ही लेके जाएंगे, उस टाइम तो सोना ही एक लौती तरह। हम्म। तो अच्छा, चलिए अब आते हैं हम सीपीसी पे। आपने थोड़ा सा, मुझे लगता है टाइम इस तरीके से बात लेते हैं, इसका 2013 में इसकी सबसे पहले वो होते हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू, एमओयू। वो 2013 में साइन हुए और 2015 में ऑफिशियली लॉन्च हो गए। तो जब तक एमओयू साइन होते हैं ना पाकिस्तान में, नोबडी टेक्स एनीथिंग सीरियसली। एक शब्बर जैदी एक बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं, इकोनॉमिक कमेंटेटर, और वो आई थिंक ही वाज पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक और इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, प्रोमिनेंट फिगर। उन्होंने एक बार बताया था कि पाकिस्तान इज ग्रेवयार्ड ऑफ एमओयूज। लगातार हम इतने एमओयू साइन करते हैं, एक बार तो किसी डेलीगेशन के साथ कहीं गए थे, एमओयू साइन किया पाकिस्तान के मिनिस्टर ने, और फिर बाद में सबसे हाथ मिला के फोटो वोटो खींच के चाय वानी पी के, देन व्हेन ही वाज कमिंग आउट ही रियलाइज के एमओयू है कहाँ जो साइन किया था। तो बाद में वो ढूंढते रहे अंदर कहाँ है, तो वो किसी ने टोकरी में फेंक दिया डस्टबिन में, तो वहां से निकाल के लाए एमओयू। तो जब तक एमओयू साइन हुआ तब तक तो कोई बड़ी बात नहीं थी। 2015 में ये शुरू हुआ मामला। इनिशियली इसकी जो टोटल स्केल था, पहले वो बड़ा ही ना वेग सा रखा इन्होंने, 45 बिलियन, 50 बिलियन, बट इवेंचुअली इट वेंट अप टू 62 बिलियन। तो जब ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान का मीडिया मतलब ऑलमोस्ट पागल हो गया खुशी के मारे कि अब हमारे दिन बदलने वाले। अब वो वक्त आ गया है जो ग्वादर का, जो हम जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी, उसका हम हम्म। फायदा उठा रहे हैं। क्या हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि भैया हम्म। जो रशिया नहीं कर पाया, जो कोई और नहीं कर पाया, हमने अपने दोस्त, जो जो पाकिस्तान चाइना की दोस्ती है, हिमालय से ऊंची, अरब सागर से गहरी और शहद से मीठी, उसके चलते अब चाइना वो फायदा उठाएगा जो दुनिया में कोई नहीं उठा पाया, और अब हमारे बारे में। भाई तो लोग उपमा भी बहुत अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची खोज के लाते हैं। वो बेचनी वही है ना अपनी पब्लिक को। तो हम्म। मतलब वो ऐसी उपमा ही बिकेगी ना आराम से। अब वो क्या है कि पब्लिक की डिमांड भी बढ़ती जाती। तो अब 2015 में एवरीबडी वाज एक्चुअली ऑस्ट्रक। इवन जो नजम सेठी जैसे बहुत हद तक प्रैग्मेटिक जो बंदे थे, एडिटर, जर्नलिस्ट, जिनका इतना तवील, जिनका एक्सपीरियंस रहा है, वो भी मान गए थे कि हाँ इट इज अ गेम चेंजर। चलिए, तो सीपैक हुआ ये कि $62 बिलियन जिसको इन्वेस्टमेंट कहा गया, उसकी कभी डिटेल सामने नहीं लाई गई। ये बोला गया कि इसको पब्लिक नहीं कर सकते इन नेशनल इंटरेस्ट। चाइना का ये एक वन ऑफ द कंडीशंस, हम इसे पब्लिक नहीं करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई मटेरियल दिखाना है तो चेयरमैन सेनेट यानी कि पार्लियामेंट का लोकसभा अध्यक्ष, सिर्फ उसी को दिखाएंगे। बाकी वो टेबल भी नहीं होगा पार्लियामेंट में, डिस्कस भी नहीं होगा। तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, भाई है क्या, हमें बता दो। मेन 3 पॉइंट क्या थे बाहर निकल के आए कि 62 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट नहीं थी उस वक्त, सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा था। क्योंकि उस दौरान हमारी जापान के साथ बातचीत चल रही थी बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट तो
जापान हमको अक्सर बहुत ही कम रेट पर कर्जे देता है। आई थिंक दिल्ली मेट्रो का भी जो पूरा खर्चा है, पूरा जो ना, इनका बुलेट ट्रेन का है 0.75%। बिल्कुल वैसे 0.5 या बिटवीन 1 0.5 to 1। मेट्रो ट्रेन का भी, मेट्रो दिल्ली मेट्रो के लिए भी जितना कर्जा था वो आई थिंक 1% ऐसे कुछ, या पॉइंट मुझे सेवन दिल्ली परसेंट ऐसे। मेट्रो का तो नहीं पता, बट बुलेट ट्रेन का मैंने जो है हाँ। एक बार मैं डिटेल देख रहा था, तो 23,000 करोड़ या 2,30,000 करोड़ कुछ ऐसा था। इट वॉज ऑन 0.75% पर एनम। उसके तो साथ यही तो कंडीशन थी कि बुलेट ट्रेन उनको वहीं से लेनी थी। हालांकि उसमें भी कुछ अभी डिफरेंसेज आए हैं विद द पासिंग टाइम। हाँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वी विल टॉक अबाउट दैट ये लेटर। ये एक अच्छी बात है जो कि पाकिस्तान भी एक्नॉलेज करते हैं कि इंडिया हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले रखता है नेगोशिएट करने से पहले। हम्म। वो इस सीपीसी के बाद बहुत खुल के वो बोलने लगे। तो शुरुआत में ये पता चला कि सीपीसी के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तीन मेन एस्पेक्ट हैं। एक, जो ग्वादर पे एक डीप सी पोर्ट बनाएंगे। दूसरा, नॉर्थ चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न ऑटोनोमस रीजन जिंगजियांग से एक सड़क चलेगी जो ग्वादर तक जाएगी। ठीक। हम्म। तीसरा, चाइना पाकिस्तान में एनर्जी में इन्वेस्ट करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, अपने पावर प्लांट्स लगाएगा, जिससे उस वक्त 2014 के आसपास पाकिस्तान में बहुत लंबे लंबे कट लग करते थे, इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं। हम्म। मुझे याद है मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें जो पाकिस्तान का सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी वाला मिनिस्टर था, तो वो सज्जन बोल रहे थे कि हमने खुद ही ये फैसला किया कि हम या तो हम घरों को बिजली दे सकते हैं या इंडस्ट्री को। तो हमने फैसला किया कि हम इंडस्ट्री को बिजली देंगे ताकि जिससे घर चल सके। अब इंडस्ट्री चलेगी तो लोगों को रोजगार होगा, तो घर पे पैसा है। तो मतलब सिचुएशन ये थी, या तो घर को बिजली दे दो या इंडस्ट्री को बिजली दे दो। उस वक्त फिर चाइना का ये आ गया तो सब लोग बहुत खुश हो गए कि अब तो जी हमारे यहाँ पर एनर्जी होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी तो घर भी चलेंगे और इंडस्ट्री भी चलेगी, और हम्म। हमारा जो एक्सपोर्ट में हम पिछड़ रहे हैं वो एक्सपोर्ट भी होने लग जाएगा, ब्ला ब्ला। तो सबने बड़े सुनहरे सपने देखे। अब इसके लिए जो पूरी सड़क बननी थी, ऑलमोस्ट नाना करते करते कोई 2,500-3,000 किलोमीटर लंबी, चाइना के वो नॉर्थ वेस्ट चाइना से पूरा नीचे ग्वादर तक आते आते टोटल लेंथ, वो क्योंकि टोटल है। अ, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3,180 या 3,200 किलोमीटर के लगभग है। हाँ, तो क्योंकि इन्होंने काफी सारे बना लिए थे ना, हाँ, फिर तो एक वही पहले था वही मैं एक सोच रहा कॉरिडोर, था फिर कि दूसरा कॉरिडोर। आप बोल रहे हो कि उतनी ही दूरी में जो है हाँ। मैं बताता हूँ। तो ये जो सड़क बननी थी, हम्म। इसकी फिर सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान ने एक 15,000 फौजियों की एक स्पेशल डिवीजन, स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन तैयार की, जिसमें 9 बटालियन थे रेगुलर आर्मी के, और 6 बटालियन थे जो सेंट्रल पुलिस, सेंट्रल आर्मी पुलिस होती है ना, उसके। तो मतलब सारी तैयारी कर ली थी। ठीक। और जब जो टोटल अमाउंट था इन्वेस्ट होना था, ये इन्वेस्टमेंट नहीं थी। प्लान सबसे था। अच्छी बात यह है कि शुरुआत, हाँ, शुरुआत में ये कोई मतलब जो इन्वेस्टमेंट बताया था तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी। चाइना ने अपने ही कुछ प्राइवेट एंटिटीज को, बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फंड किया। हम्म। उन प्राइवेट एंटिटीज ने पाकिस्तान में पैसा लगाया। सो इट डिड नॉट बिकम अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सॉवरेन इन्वेस्टमेंट। In a way, it came through private entities of China, but eventually funded by एफडीआई China सॉर्ट ऑफ। government. Sort of, but not exactly, क्योंकि एफडीआई भी एफडीआई के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो उसमें भी हाँ। जरूरी थोड़ी कि गवर्नमेंट लगे। अब हाँ, फॉरेन डायरेक्ट वही। इन्वेस्टमेंट तो एक प्राइवेट एंटिटी। हाँ, वही मैंने कहा कि एफडीआई सॉर्ट ऑफ, क्योंकि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होता है। हाँ, पर एफडीआई जनरली जो हमारे देश में आती है वो कोई बाहर में कहा से कंपनी आई कोई यहाँ पे। डॉइचे बैंक, हाँ। हाँ, कोई डॉइचे बैंक है, कोई कोई ह्यूंडई है, कोई और दूसरी कंपनी है। वहां की सरकार का उस नहीं है। कंपनी से कोई लेन देन नहीं। है ना। नहीं। यहाँ पर तो सरकार ही चाइनीज कंपनी को पैसे दे रही है, जो कंपनी आगे हाँ, पाकिस्तान में लगा। बट सुमित, इट इज चाइना। चाइना की सारी सारी कंपनी चाहे जो कि वो पीएलए की, जो है कि पीएलए बोलते हैं क्या, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी की तो फंड सारी कंपनीज ही होती हैं वहां की।
So it's अब अब हुआ क्या कि इसमें से पूरे इन्वेस्टमेंट में या पूरे प्रोजेक्ट में, इन्वेस्टमेंट कहना गलत चीज होगी, पूरे प्रोजेक्ट में जो 80% था वो जाना था एनर्जी सेक्टर में, हम्म, रफली रफली 20% जाना था इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या था, सड़क बननी थी और ग्वादर पोर्ट। ग्वादर ग्वादर पोर्ट। अब सड़क बनने में उन्होंने अमाउंट दे दिया, तो भाई आप सड़क एक बना लो चाहे दो बना लो, क्योंकि पाकिस्तान में तब बातचीत शुरू हो गई, सबको लगने लगा कि इट इज अ बैंड वैगन एंड आई शुड नॉट मिस इट। सो एवरी प्रोविंस थॉट कि जी ये जो सड़क है हमारे प्रोविंस से गुजर के जाए, एज इफ इट विल ड्रॉप सम गोल्ड ऑन द वे। तो इसलिए वो पहले जो एक सड़क बननी थी उसका फिर ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, बड़े सारे झमेले हुए वहां पर। तो 20% जो फंड था वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में गया और एक रोड के मल्टीपल रोड हुए। उसमें पाकिस्तान को कम से कम 50 से 60% खुद से लगाना था, ओके। उस 20% में भी। ठीक है, बाकी 40 से 50% चाइना से आता इन कंपनीज के थ्रू, 50 से 60% पाकिस्तान लगाता। जो एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट थी या एनर्जी सेक्टर का जो अलॉटमेंट थी, जो कि हम्म। मेजर चंक है, रफली 80%, उसमें 20% पाकिस्तान का था, 80% चाइना का था। वहां गेम की हुई थी चाइना ने। तो वो गेम मैं बताता हूँ आगे जाके। सबसे पहले ना हम ये जान लेते हैं कि चाइना पाकिस्तान इससे जरूरत से ज्यादा उम्मीदें क्यों लगा रहा था। तो आप पहले ना एक बार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो पूरा मैप लेके आइए। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी सड़कें होंगी वहां पर। हम्म। ठीक। अब ये सारी सड़कों से पाकिस्तान ने अंदाजा, या वहां के मीडिया में, गवर्नमेंट में भी हर बंदा ये कह रहा था कि इतने सारे एनर्जी के प्लांट लगेंगे जिससे कि पाकिस्तान की एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये सड़क बन रही है, ग्वादर तक जा रही है। तो होगा ये कि चाइना से जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं जो पूरी दुनिया में जाते हैं, वो सारे गुड्स अब इस रोड के जरिए, इस हाईवे के जरिए ग्वादर तक आएंगे, ग्वादर में शिप्स में भर के चले जाएंगे। इससे क्या है कि चाइना को बहुत सारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। ओके। अदरवाइज चाइना अपने ईस्टर्न बोर्ड से शिप्स के जरिए सामान है। अब चाइना यहाँ तक रोड के जरिए ले आएगा, यहाँ से शिप में भेज देगा। तो अगर मान लो सऊदी अरेबिया भेजना, तो दूरी कितना सऊदी अरेबिया, ये तो यूएई भेजना, तो दूरी कितना है, वो ग्वादर से बस जस्ट अक्रॉस द स्ट्रेट। तो एक एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये कि एनर्जी वगैरह सब ये लग रही है, इतनी सड़कें बन रही हैं, तो सूनर चाइना से कुछ इंडस्ट्री उठ के पाकिस्तान आएगी। दिस वाज ऑल इन डिस्कशन। मैंने उस टाइम के सारे डिस्कशन में बड़े गौर से सुना करता हम्म। था। और ये मतलब वहां पर ये बातें हुआ करती थी कि हमें अपनी पब्लिक को, अपनी अपने यूथ को ट्रेन करना चाहिए इस इनकमिंग इंडस्ट्री के लिए। अदरवाइज तो हम सिर्फ इस हाईवे के ऊपर पंचर लगाते रह जाएंगे और ढाबे पे खाना बनाते रह जाएंगे। ठीक है। ओके। तो इस तरह की डिस्कशन थी। अब किसी ने ये नहीं सोचा। और दूसरा पॉइंट वो ये देखे, एक तो इकोनॉमिक हो गया कि यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी और चाइना के गुड्स पूरे शिप होंगे ग्वादर से। और दूसरा पॉइंट ये था कि अगर कल इंडिया चाइना की जंग होती है या यूएस चाइना की जंग होती है, तो मलक्का स्ट्रेट को इंडिया या यूएस चुप कर सकता है। तो हम्म। मेन जो एनर्जी सप्लाई रूट है, मतलब 40% ऑफ इट गोज थ्रू मलक्का स्ट्रेट, मुलाकात से। 40%, राइट। तो वो अगर मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक कर देंगे तो चाइना को की एनर्जी नीड्स को बड़ा तगड़ा असर पड़ेगा। तो अगर ग्वादर बन जाता है तो मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करने से चाइना को कोई फर्क नहीं है, एनर्जी ग्वादर पर ही डाउन ऑफलोड होगी यहाँ ट्रकों के जरिए या पाइपलाइन के जरिए। सड़क के साथ साथ पाइपलाइन होगी, पाइपलाइन के जरिए चीन पहुंच जाएगी। तो ये दो मेजर कारण दिए गए कि चाइना को ये फायदा है और हमको भी फायदा है। अब जो पहले जो सेकंड कारण है वो डिस्कस कर लेते हैं, मलक्का स्ट्रेट वाला। अगर मान लो मलक्का स्ट्रेट को इंडियन नेवी ब्लॉक करती है, जो कि बहुत आसान है हमारे लिए ब्लॉक करना, तो अंडमान निकोबार में जब हमारा एक अच्छा बेस बन जाएगा तब तो और भी आसान हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए मलक्का स्ट्रेट को इंडियन नेवी ब्लॉक करती है, इफ चाइना थिंक्स ऑफ यूजिंग ग्वादर, वी कैन इवन ब्लॉक एनी शिप गोइंग टू ग्वादर। इफ वी आर एट वॉर विद चाइना, हाँ हाँ, तुम वी कैन ट्राई। कुछ भी ब्लॉक कर सकते हैं। और प्लस अगर मान लीजिए वहां से पाइपलाइन के जरिए भी अगर एनर्जी को जाना हो चाइना, it would be an amazing 8,000 kilometer run for the energy over land. 8,000 kilometer. Distance between Gwadar and eastern China is roughly
It's in between 7,700 to 8,000 kilometer. It's huge. It's huge, right? हम्म, तो ये सेकंड वाला ये वाला जो ऑप्शन है ये कितना फलदायी होता है ये तब पता चलेगा जब एक्चुअल सिचुएशन आएगी ऐसी कोई पाकिस्तान इंडिया की जंग हो जाए सॉरी चाइना इंडिया की जंग हो जाए या चाइना यूएस की जंग हो जाए तब पता चलेगा कि ये कितने क्या कितना इसका फ्रूटफुल है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये ठीक तो है रहा प्लान अब टोटल। ना ये ना तो पहले टोटल। वाला भी डिस्कस करना बाकी सॉरी पहले वाला डिस्कस करना बाकी पहले वाले में खामी क्या थी पहले वाला जो ये कह रहे थे कि हम्म, पाकिस्तान चाइना का जितने भी गुड्स हैं वो चाइना से बन के अब रोड के जरिए ग्वादर तक आएंगे और ग्वादर से शिप होंगे तो वो एक झूठ फिर वही जो पहला ग्रेट गेम वाला जो पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया है कि ग्वादर इज कोई मतलब किधर सिंह ये पंजाबी में हम कहते हैं या ग्वादर एक ऐसा अमृत है जिसको पाने की सारी दुनिया कोशिश कर रही है चाइना को मिल गया उस ख्वाब को बेचने के लिए इन्होंने नया घड़ा कि जी चाइना से गुड्स चल के आएंगे ग्वादर तक ग्वादर से ऑफलोड होंगे शिप में लोड होंगे और आगे दैट वाज अगेन स्टूपिड क्योंकि अगेन 7,000 8,000 किलोमीटर पहले तुम ट्रक पे चलाओ सामान को फिर शिप में डालो और आगे भेजो हाँ, क्योंकि रेल ट्रांसपोर्ट तो है नहीं। और रेल होगा तब भी वो कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि जो सबसे सस्ता तरीका है वो हमेशा सी सी वाला ट्रांसपोर्ट। होता है हम्म, राइट तो हम्म, उस टाइम पर भी एक बंदे ने पाकिस्तान में कैलकुलेशन की थी उसने कहा था कि सी राउट इज 10 to 12% चीपर there is no way there is no way China is going to use this road network and Gwadar port for shipping goods वो बंदा तब कहा करता था 2016 में आज मैंने ऐसे गूगल किया मैंने कहा देखो जरा ग्वादर में कितने पोर्ट आए कितने शिप डॉक हुए तो ग्वादर जो अथॉरिटी है हम्म, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी हम्म, उसके अपने स्टेटिस्टिक्स से हम्म, 8 से 10 कमर्शियल वेसल लगे हैं बिटवीन मार्च टू मई विच इज सीन एज रैपिड ग्रोथ एंड इट हैपेंड बिकॉज ऑफ ईरान हॉर्मुज यूएस हॉर्मुज वॉर एंड क्राइसिस। ब्लॉकेज हम्म, ब्लॉकेज ऑफ हॉर्मुज हम्म, उसके कारण 8 से 10 शिप आ गए हैं मार्च से मई के बीच में वरना शायद महीने में एक आधा शिप आता ओके। तो both those argument went down the drain So now, अब now this part we are moving towards the controversies surrounding CPEC sort of. हालांकि जो मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ पहले कि सीपेक में जो मैंने पहले कहा था कि पावर बेस्ड जो प्रोजेक्ट थे Energy जो कि project. 80% हाँ जो कि 80% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट है उस 80% में से Hmm. 20% पाकिस्तान को अरेंज करना था और 80% चाइना को वहां Financing. पे मैंने बोला था चाइना ने गेम खेली थी Hmm. वो क्यों उन्होंने आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने चाइना पाकिस्तान को बोला कि 50 से 60% तुम लगाओ एनर्जी में बोला तुम 20 ही लगाओ बाकी मैं लगा दूंगा क्योंकि वहां पर उन्होंने गेम ऐसे खेली कि चाइना ने कहा कि मुझे एश्योर्ड सॉवरन एश्योरेंस चाहिए 27.2% रिटर्न की ऑन 27 point. प्रोडक्शन ऑन प्रोडक्शन इन यूएस डॉलर Okay. अब आप इससे सोचिए इससे हुआ क्या एक 27.2% प्रॉफिट ऑन प्रोडक्शन आप बिजली यूज करो ना करो आपको आपका कस्टमर पे करे ना करे आई डोंट गिव अ डैम मैंने 100 मेगावाट बना दिए हैं आपके ग्रिड में डाल दिए हैं मेरी कॉस्ट इतनी थी 27.2% ऐड करो यूएस डॉलर में मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा कि आपका पाकिस्तानी रुपया 100 से 300 हो चुका है इन कंपैरिजन टू डॉलर Yeah, yeah. मेरी जाती Exchange मुझे नहीं value फर्क पड़ rates. रहा Hmm. मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे डॉलर में दे दो पैसे एक एक बड़ा झोल उसने ये किया दूसरा झोल उसने ये किया कि 75% पावर प्लांट थे कोल बेस्ड Good. अब तब अगर मान लीजिए जो पाकिस्तानी तब बहुत शोर मचाया करते थे ना कि जी इंडिया हमेशा नेगोशिएट करता है अपने अपने देश के हित में अगर वो अपना कट भी लेते हैं ना कोई पॉलिटिशियन कोई ब्यूरोक्रेट तो वो बाद में लेते पहले वो ये कहते पहले ये बताओ तुम
व्हाट इज द डील, इफ इट इज गुड डील फॉर कंट्री, ओके वी विल टेक इट। तो वो तब यही बोला करते थे कि भैया अगर हमने ये डील अच्छे से नेगोशिएट की होती तो हम कोल की जगह पे जो हमारे 3 डैम जिनके लिए इतना झगड़ा चल रहा है, भाषा डैम, धासु और एक और डैम उनका, वहां पर हम यही पैसा वहां इन्वेस्ट करते, 15,000 मेगावाट बिजली मिलती क्लीन, जिसपे कोई तुम्हारा कोई वो क्या बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट नहीं इंक्रीज हो रहा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं इंक्रीज हो रहा। कोल बेस पे दिक्कत ये थी कि जब तुम 75% कोल बेस लगा लोगे उसमें दो प्रॉब्लम हो रही। एक, तुमने पेरिस में जो कोप पेरिस में एग्रीमेंट कर रखे हैं कि हाँ जी हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे, वहां तुम्हारा यू आर गोइंग अगेंस्ट योर कमिटमेंट्स। एक जगह तुम कमिट करके आए हो कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे, इधर तुम कोल के प्लांट लगा रहे हो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हो। तो जब तुम कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हो इसमें जो तुम्हें अपना 20% शेयर लगाना है उसके लिए तुम्हें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। हम्म। दूसरा, जब ये कोल वाले प्रोजेक्ट लग रहे हैं इसमें से मेजोरिटी कोल या तो तुम चाइना से लो या तुम बाहर से लो। जब 2016 में ये बात चली थी तब कोयले का रेट था करीब $50 पर टन, क्योंकि हर बंदा ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा था। कोप, पेरिस और ये सारे एग्रीमेंट हो रहे थे जिसमें सारी दुनिया कह रही थी कि कार्बन फुटप्रिंट कम करो, कोल बेस्ड प्लांट कम करो और अपना क्लीन एनर्जी की तरफ जाओ, सोलर और विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक इस तरफ जाओ। कोयले के प्राइस कम हो रहे थे, तब था मुश्किल से $50 पर टन। बीच में आ गया कोविड। कोविड ने सारा गेम पलट दिया। कोविड के टाइम पर बड़ी बड़ी अखबारों में खबरें थी किंग कोल इज बैक, बिकॉज एवरीबडी वांटेड कोल, क्योंकि बाकी सप्लाई जो ऑयल सप्लाई थी वो रुक रही थी। ऑयल सप्लाई इतनी बुरी तरीके से रुक रही थी कि अमेरिका की कंपनी ने जिन्होंने ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया था, दे वर हैप्पी टू गिव इट फॉर फ्री, जस्ट टेक इट बिकॉज दे डिडंट हैव स्टोरेज। हम्म। मतलब वो कुछ कॉस्ट ले रहे थे, कुछ कॉस्ट ले रहे थे, दैट वाज प्राइमरली फ्रेट एक्सेट्रा, बट नेट नेगेटिव में वो बेच रहे थे क्योंकि स्टोरेज की जगह नहीं। उस वक्त जब कोयले का भाव बढ़ने लगे, आज की डेट पे कोयले का भाव है $141। दिस इज द वन। हाँ, दिस इज द वन। हम्म। तो जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है 2016 के आसपास, दैट इज अराउंड €50, फिफ्टी या डॉलर फिफ्टी हाँ या $50, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे $50 था पर टन। उसके बाद वो ऊपर नीचे होता रहा। ये जो स्पाइक्स आपको दिख रही है ये कोविड के टाइम पर, कोविड के टाइम पे ऊपर जाना शुरू। कोविड के बाद 2020, हाँ मतलब ये कोविड का कोविड पीरियड पे था 2020-21, लेकिन 22 से ये जाना शुरू हुआ एकदम तो ये 300 एकदम 400। आईफिल टावर। हाँ। हाँ जी, आईफिल टावर बनाना शुरू किया, फिर ये नीचे आया, अब ये 141 पर ये सेटल्ड है आज की डेट में। हम्म। अब आप हाँ। सोचिए, पहले $50, अब $141। अब हम्म। $141 खरीद पर तुम कोयला लेके बिजली बना रहे हो, जिस पर तुम 27%, 27.2% तुम एश्योर्ड रिटर्न दे रहे हो। बिजली इतनी महंगी बन रही है कि लोग बाग बिल नहीं दे पा रहे, इंडस्ट्री बंद हो रही है, उनके पास सरप्लस एनर्जी है, इंडस्ट्री बंद हो रही है क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड इट। आम लोग बिल नहीं दे रहे हैं, पर चाइनीज कह रहे हैं मेरे पैसे मेरे को दे दो, आई डोंट केयर कि तुमको तुम्हारे मिलेंगे नहीं। ग्रेट। अब इससे क्या हुआ, इससे क्या बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जो सर्कुलर डेट है वो एकदम से शूट अप हो गया पाकिस्तान में। तो पिछले 5 एक साल से वहां पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस चल रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये सर्कुलर डेट है। सर्कुलर डेट क्या है, सेम के जी, ये एक टर्म है जिसके मैं ना एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन दे देता हूँ। सर्कुलर डेट इज अ कैस्केडिंग साइकिल ऑफ अनपेड बिल्स एंड फाइनेंशियल शॉर्टफॉल्स विद इन एन एनर्जी सप्लाई चेन। अब क्या है कि लोग बिल दे नहीं पा रहे हैं, पर मैन्युफैक्चरर जो है बिजली का वो सरकार से कह रहा है मुझे पैसे दे मेरे। हम्म। अब वो जो सर्कुलर डेट का जो साइकिल, अब वो इतना इतना ज्यादा हद से बाहर हो चुका है कि अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अब दूसरी तरफ आईएमएफ बैठा हुआ है जिससे पाकिस्तान को लोन चाहिए। आईएमएफ कहता है कि ये तुम्हारे जो सीपेक की जो
तुमने नेगोशिएशन कर रखी है, ये गलत है तो रीनेगोशिएट करो। चाइना कहता है मैं नहीं करूंगा रीनेगोशिएट। जब ये अपने सर्कुलर डेट को हैंडल करने के लिए कुछ पैसे एलोकेट करते हैं तो आईएमएफ बीच में आ जाता है कि तुम क्या क्यों कर रहे हैं, ये जितना बिल है लोगों से निकलवाओ। लोग कहते हैं मेरे को पैसे ही नहीं है, मैं दूं कहां से। नाउ द गवर्नमेंट स्टक्स इन बिटवीन, लोगों के पास पैसे नहीं है, आईएमएफ कह रहा है पैसे निकलवाओ। ये कहानियां शुरू में इस तरीके से दे पैंड आउट। नाउ अभी भी जितने भी कोल बेस्ड प्लांट थे उन्होंने करीब 9,504 मेगावाट के पास उन्होंने बिजली ग्रिड में फेंकी है। एक और अच्छा काम पाकिस्तान ने किया जो कि कुछ बंदे हाईलाइट कर रहे थे 2016 में, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किसी ने सुना नहीं, मतलब गवर्नमेंट के लेवल पे किसी ने सुना नहीं, वो था लाइन लॉसेस। पाकिस्तान का जो ग्रिड है, ट्रांसमिशन लॉस यू आर टॉकिंग अबाउट। ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस, ट्रांसमिशन, तो जो पाकिस्तान का जो ग्रिड है ना, वो जैसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश में ग्रिड इज मेंटेन्ड, नई लाइन बिछाई जाएगी, सारा कुछ ग्रिड को बेहतर किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा। पाकिस्तान में उस तरफ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। तो कहते जो ट्रांसमिशन लॉस है उसका क्या करोगे, क्योंकि प्रोड्यूसर ने तो बना दी, उसने ग्रिड में डाल दी, अब वो जमीन में जाए कि कोई बंदा उसे यूज करे, जो यूज कर रहा है वो पैसे दे के ना दे, प्रोड्यूसर को चिंता नहीं है, उसका 27.2 का मार्कअप लगा हुआ वो देते रहे। अब इससे क्या हुआ कि जो सर्कुलर डेट था वो इतना बढ़ गया कि जस्ट 2 महीने पहले 28 फरवरी तक जो उन्होंने डेटा निकाला उसमें सर्कुलर डेट था 1.89 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस। इन डॉलर टर्म्स इट वाज 6.7 बिलियन डॉलर का सर्कुलर डेट, जितना शायद आज के डेट में उनका रिजर्व है। हाँ जी, रफली रिजर्व भी इधर उधर से लेके जो भी है, मतलब जो रिजर्व के नाम पे रखे हुए हैं उतना उनका डेट है सिर्फ एनर्जी सेक्टर का, सर्कुलर डेट इंटरनल, सिर्फ एनर्जी सेक्टर का। हाँ, एक्सटर्नल डेट तो इतना ज्यादा है कि अनसस्टेनेबल, इट हैज, अगर मान लो आर्टिफिशियली इसको चाइना यूएस को सपोर्ट ना करे, इट हैज टू कोलैप्स, देयर इज नो अदर चांस, देयर इज नो अदर वे। इस जो 6.7 बिलियन है इसमें से रफली 25% इज बिकॉज ऑफ सीपेक प्रोजेक्ट्स। ओके, अच्छा, क्लोज टू 2 बिलियन, क्लोज टू 2 बिलियन। अब इसी के लिए आईएमएफ थोड़ा शोर भी मचा रहा है और सही भी मचा रहा है, क्योंकि ये लोग आईएमएफ को बुरी नजर से देखते हैं एज एन इविल ऑर्गेनाइजेशन कि जी आईएमएफ फिर हमको डिक्टेट करता है। वो करेगा ना, अगर आप एक बैंक से या किसी से अपनी खर्चे चलाने के लिए, अपनी कंपनी चलाने के लिए पैसे मांगते हैं तो वो कहता है भाई यहाँ पर थोड़ा यू कैन सेव सम मनी, ये खर्चा ना करो, ये अपनी गाड़ी छोड़ दो, तुम ऐसा करो ऑटो में जाओ, तुम्हें काफी पैसे बचेंगे, राइट। क्योंकि वो आईएमएफ तुम्हें लोन तक देता है जब तुम उसे बताते हो कि तुम वापस कैसे करो, ऑस्टेरिटी मेजर्स जिसको बोलते हैं। हाँ, तो अगर चलो यू नो इट बेटर, राइट, यू नो इट बेटर। तो अब बीच में क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि चाइना को कि भैया जो लेट पेमेंट है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाइनीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स को पेमेंट करनी थी वो लेट हो गई। तो लेट चार्जेस जो थे वो थे 170 बिलियन पाकिस्तानी रुपए, 170 बिलियन, 170 अरब पाकिस्तानी रुपए जो लेट पेमेंट में देने थे। इन्होंने कहा कि भैया वेव ऑफ कर दो, और अपने जो लोकल प्रोड्यूसर थे आईपीपी, क्योंकि आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट ये बेनजीर के टाइम से 1990s के टाइम से वहां पर चल रहे हैं, तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ नेगोशिएशन किया। उनको करीब ना इन्होंने कोई 250-300 बिलियन हटवा लिए, वेव ऑफ करवा लिए, ज्यादा ही। तब चाइनीज ने 170 बिलियन रुपए, 170 अरब रुपए वेव ऑफ करने से मना कर दिया, क्लोज टू $500। तो चाइना कहता है कि मैं 170 अरब रुपए का तुम्हें जो लेट पेमेंट चार्ज है माफ नहीं करूंगा, क्योंकि इससे एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। गुड, बात तो सही है। अब चाइनीज वो अपने पैसे के पक्के हैं वो 1 रुपया नहीं देते, इसीलिए तो उन्होंने कोई एड नहीं दिया आज तक, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। पिछले 4 साल से ये भटकते रहे कि आप ऐसा करो, कम से कम जो पेमेंट के टर्म्स हैं उनको डेफर कर दो।
भाई थोड़ा आगे बढ़ा लो, जो हमें पे करना है दो इस साल वो अगले साल ले लो। चाइना ने साफ मना, कोई रियायत नहीं दी। इन्होंने सारे साम दाम दंड भेद सब लगा दिए, उन्होंने कोई रियायत नहीं दी। मतलब जिस पाकिस्तान में पहले सिर्फ 384 अरब रुपए का एनुअल पावर कैपेसिटी चार्ज होता था, वो बढ़ के हो गया 2.1 ट्रिलियन, मतलब कम से कम 8 गुना। हम्म। अब 8 गुना ये तो हो गया, पर बिजली महंगी, कंज्यूमर परेशान, लोगों ने बिजली यूज करनी बंद कर दी या बिल देना बंद कर दिया। इंडस्ट्री वहां पर मतलब एक रैपिड रेट से इंडस्ट्री नीचे जा रही है। Now, lot of industry is shutting down because of these high cost electricity. हम्म। They just cannot compete. और जितनी इलेक्ट्रिसिटी महंगी है उतना प्रोडक्ट महंगा है। वहां पर 50% से ज्यादा जनता अब गरीबी रेखा के नीचे है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते खरीदना। और जब डिमांड नहीं है तो सप्लाई कहां से हो? अब जब फैक्ट्रीज बैठ रही हैं, लोग पावर नहीं यूज कर रहे हैं, पर सरकार को चाइनीज को पैसे देने देने। ये एक बात, एक दो बंदे थे पूरे पाकिस्तान में जो ये बात कर रहे थे कि हम जो इस एक गलत दिशा में जा रहे हैं, हम जो सॉवरेन गारंटीज दे रहे हैं ना, एश्योर्ड रिटर्न की, वो हमारे गले पड़ जाएंगे। और वो दिन आ आ गया। गया। मीन वाइल 2024 में फिर उन्होंने कोशिश की, जब वो आसिम मुनीर गया था कि हम ग्वादर आपको ही दे देते हैं, और आप ऐसा करो कि हम हमारी 3 शर्तें मान दो। एक, आप कोई अमेरिका का जो लॉस होगा वो हमारा पूरा कर देना। इंडिया के साथ आप हमेशा हमको इंडियन पैरिटी। आर्म फोर्सेस के पैरिटी में रखोगे। मतलब इमेजिन, कोई एंडलेसली ये क्यों मान लेगा कि ग्वादर से क्या पानी बह रहा है वहां पे, तो सोना बह रहा है वहां पे। और तीसरा कि आप सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दोगे न्यूक्लियर सबमरीन, राइट? न्यूक्लियर तो सबमरीन। मतलब वो उन्होंने नमस्ते की और चले गए। तो अब ये सारी बातें जब हो चुकी, अब जाके 2025 में सीपैक 2 हुआ। अब नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि मई में हम ऑप सिंदूर करके हटे, 12 हमने एयरबेस उखाड़े हैं, पाकिस्तान के पीएल, सॉरी चाइना के PL-15 इधर उधर गिरी हैं। मैं एक सेकंड के लिए पाकिस्तानियों का ये क्लेम मान लेता हूं, क्योंकि उनके दिल को बहुत खुशी मिलती है कि हमने 6 इंडियन प्लेन गिरा दिए। वो एक क्रिकेटर भी था ना, वो 660 का, वो ले लो यार, तुम 6 ले लो, मेरे पास 450 है। ट्रम्प तो 12 बोल चुका है कई बार। तू 12 ले ले यार, तू ले ले 12 ले ले, मेरे पास 450 है, हम्म। तू ले ले 12। पाकिस्तान के पास 15 के 20 के कितने एयरबेस है, मैंने 12 उड़ा दिए। मैंने सैटेलाइट फोटो दिखा दी, मैंने प्रूफ दिखा दिया। आई आस्क्ड पाकिस्तान टू स्टैंड डाउन, इफ दे राइज आई विल हिट अगेन। पाकिस्तान ने खुद फोन करके पहले 12 बजे कहा सीज फायर कर लो, हमने फोन नहीं उठाया, फिर 4 घंटे बाद हमने फोन उठा लिया। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आपके जो जी लॉन्ग लॉन्ग रेंज वेक्टर है इस यहाँ इनको थोड़ा सा रोक लो, क्योंकि हम सीज फायर कर रहे हैं, राइट? मतलब वो सारी कहानी हो चुकी थी। तब सीपैक 2 की शुरुआत होती है, अगस्त इंक्स सितंबर वाली। में सीपैक 2.0 आ जाता है अच्छा कि अच्छा अब अच्छा, हमें हाँ। पहले पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था सीपैक 1, जिसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। अब बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग होगी, जिसमें कि अब मैं थोड़े से पढ़ गए। द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फोकसेस ऑन 5 wide corridors, namely growth, innovation, green development, livelihood, regional connectivity, e-Pakistan, e-commerce Pakistan, and agricultural innovation and whatnot, you name it. इशहाक डार जो पाकिस्तान का जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर, तो इशहाक डार ने, जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर, उसने पाकिस्तान के उसमें कॉलम लिखा है। दैट कॉलम इज टिपिकल ऑफ अ गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट, जिसमें सारे भारी भरकम वर्ड 5 E's एंड 5 C's एंड व्हाट नॉट, जिसमें बस ये बता रखा है कि आम आदमी पढ़ने लगे तो उसे समझ, भाई तू मुझे बेसिक बात बता, करने क्या वाला है? मुझे ये मत बता कि ये फोकस ऑन ग्रोथ इनोवेशन। 70 साल से तुम्हारे प्रोजेक्ट सारे ग्रोथ और इनोवेशन पे ही फोकस थे, राइट? तो अब वो उसमें कुछ नहीं बता रखा। खैर इन एनी केस, अभी अभी ये डील चल रही है, अब सीपैक 2.0 चल रहा है, अभी नेगोशिएशन चल रही है, जिसमें कि ऑलरेडी 44 SEZ पाकिस्तान ने रखे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन मार्क आउट करके।
एक पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर या उनको जो पॉजिटिव कह सकते हैं आप पॉजिटिव साइन है कि जी जो BYD है, बिल्ड योर ड्रीम, जो इलेक्ट्रिक कार है चाइना हम्म, की, दे हम्म, वुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इन पाकिस्तान फ्रॉम जुलाई और अगस्त 2026, एक दो महीने में वो ओके। असेंबल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो इंपोर्ट करेंगे, असेंबल करेंगे और आगे एट द मोमेंट इट माइट बी प्रॉफिटेबल बिकॉज ऑयल प्राइसेस आर ऑल टाइम हाई। हम्म। कल अगर ऑयल प्राइस नीचे आ जाते हैं तो ये पावर के प्राइस नीचे नहीं आने वाले, क्योंकि फिलहाल पावर चल रही है कोल पर। अब हाँ, जो वो तो फिर कोल प्राइसेस नीचे आएंगे तभी नीचे जाएगा। हाँ, क्योंकि मार्कअप भी 27.2% है ना, तो हम्म। एट द मोमेंट ईवी कुड बी अ गुड ऑप्शन, दो आई एम नॉट श्योर हाउ मच, क्योंकि मैंने ज्यादा कोई रिसर्च नहीं की है। एट द मोमेंट इट कुड बी अ सुटेबल ऑप्शन, बट नॉट फॉर लॉन्ग अनलेस इन सीपेक 2.0 दे इन्वेस्ट हैवीली, जो वो कह रहे हैं कि वी विल हैव ग्रीन एनर्जी नाउ, तो वी विल इन्वेस्ट इन सोलर एंड विंड एंड हाइड्रो। तो अगर मान लो तुमने 10 साल बाद यही करना था तो पहले कोयले पे क्यों लगाए इतने पैसे? वो प्लांट अभी तो लगे। 2016 से एक लिस्ट है, अगर आप ऑनलाइन सर्च करके देखेंगे, एक लिस्ट है, साहिवाल एंड चाइना हब एंड पोर्ट कासिम एंड व्हाट नॉट, एक पूरी उन कोयल प्लांट से क्या करना, फिर उनको शट डाउन करोगे? क्योंकि अगर वो शट डाउन नहीं होते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को प्रोडक्शन पैसे देना। वो तो कॉस्ट तुम स्पाइरल होता रहेगा। हाँ, तो क्लीन एनर्जी तुम बना भी लोगे जो कि शायद चीपर हो इससे, बट स्टिल इट विल समवेयर एवरेज आउट, इट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग डाउन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्रास्टिकली, इट विल नॉट हैपन। तो हाउ इट पैन्स आउट, सीपेक 1 भी जब हुआ था तब भी मतलब जो सुनहरे सपने पूरे पाकिस्तान ने देखे थे, ऐसे ही सपने अब सीपेक 2 पे भी दिखाए जा रहे हैं, बट लोग थोड़ा सा संभले हुए हैं। गुड। और मीनवाइल जो पिछले 10 साल में जो पाकिस्तान आर्मी ने किया हुआ है वहां पर, तो आम पब्लिक का भी थोड़ा मोह भंग हो रखा है पाकिस्तान आर्मी से, तो दे आर नॉट बाइंग इट एट इट्स फेस वैल्यू। और 50% जनता जब आपकी ऑलरेडी भूखी बिलो बिलो पॉवर्टी पॉवर्टी लाइन है। हो, हम्म। जिसको मतलब दो टाइम खाने के लाले पड़े हों, तो वो इतने प्यार से इतने आसानी से झांसे में नहीं आएंगे। बट खैर उनके पास चॉइस भी क्या है, एट द एंड ऑफ द डे दे आर हेल्पलेस, दे हैव टू जस्ट होल्ड ऑन टू समथिंग। Good. So, apart from that, they are passing through India's territory. Okay, these controversies which are there, उनके अपने खुद के बनाए हुए हैं, होम ग्रोन हैं, they are going to prove to be a disaster. दे विल बी बिकॉज, अच्छा मैं एक आपको एनेक्डोट बताता हूँ। मैं ना अपनी मम्मी के साथ स्विट्जरलैंड गया करीब 3 साल पहले, हम्म। तीन तो ना 3 या 4 साल। तो एक पॉइंट है स्विट्जरलैंड में जहाँ यू एंटर इटली, सो यू आर गोइंग थ्रू द ट्रेन, वी एंटर इटली टिरानो के पास। हम्म। टिरानो पे हम उतरे तो वहां पर ना एक वी वर टू गो टू मिलान ओके। ट्रेन से। हम्म। तो वहां पर एक पाकिस्तानी लड़की मिल गई। अब मेरे फोन का इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, तो आई शी हेल्प मी डाउनलोड माय टिकट के फोन से। तो बातचीत कर रहे थे हम। तो फॉर सम रीजन वो लड़की, मैं उससे उससे बातचीत करते करते मैं यही बता रहा था कि भैया ये जो सीपेक में जो तुम उम्मीद कर रहे हो, मैं नहीं जानता वो कितना फ्रूटफुल होगा, क्योंकि एक्चुअली जो तुम सपना देख रहे हो या जो विजन देख रहे हो, उसको पूरा करने के लिए तुम्हें इतने रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, जो करने में तुम्हें सालों लगेंगे, दशकों लगेंगे, दहाइयां लगेंगी। ये छोटे छोटे रिफॉर्म करने इतने आसान नहीं होते जितना मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं है कि सीपैक में कोई नल है, तुमने खोला और जूस निकला है, ऐसा नहीं होने वाला। तो बंदी के साथ थोड़ा बहुत आर्गुमेंट रहा मेरा। और एक बात और मैंने नोट की, उस वो मुझसे बार बार पूछे कि आपके देश में ये जो लड़के लड़की हैं वो लिव इन रिलेशन में रहने लग जाते हैं, ये क्यों होता है? आपको तो मजहब भी इजाजत नहीं देता। मैंने कहा इसका मजहब से क्या लेना देना? मतलब लड़के लड़कियां अगर मान लो पढ़ लिख के छोटे शहर से, मैंने कहा मैं कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, मतलब लॉजिकली मुझे यही लग रहा है कि लोग बाग रोजगार की तलाश में बड़े शहरों में जाते हैं, उनमें से कुछ लोग होते हैं जो ऐसे लिव इन रिलेशन में, ये नहीं कि सारे, पर हम्म। अगर वो कर रहे हैं तो उनकी मर्जी है, इसमें मतलब धर्म का क्या लेना देना, वो तो मजहब का क्या चला लेना रहेगा। देना? हम्म। हाँ, मतलब उनकी अपनी मर्जी है।
भाई ठीक है, कोई माँ बाप पास में नहीं है, कोई रिश्तेदार पास में नहीं है, हम दूसरे शहर में हैं, मिनिमम कोई गवर्नेंस है हमारे ऊपर, मर्जी के मालिक है तो रहने लग गए। तो पर लड़की की सुई हटी नहीं मजहब से। वो थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी के पास पहुंच गई, आंटी जी आप बताओ ये लिविंग में क्यों रहने लग जाते हैं, आपका तो मजहब भी इजाजत। फिर मैंने उससे कहा, मैं भाई आप हर चीज को मजहब की लेंस से क्यों देखते हो, व्हाई इट हैज टू बी थ्रू मजहब, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं। मेरी माँ कहती बेटा मुझे कुछ नहीं पता लिविंग क्या होता है, मुझे ये पता। ये लड़की के साथ ये बातचीत क्यों शुरू हुई थी, क्योंकि उसने कह दिया भाई कि जी हमें कोई नेता नहीं मिला ना, हमारा कोई लीडर कोई अच्छा होता तो हम भी पता नहीं कौन सी तोप चलाते। तो मैंने उससे कहा, मैं कहा देखो लीडर आम पब्लिक से ही निकलता है, लीडर कोई मार्स से नहीं आता, कोई चांद से नहीं आता। ठीक है, जैसे सोसाइटी वैसे ही लीडर होता है। प्लस हमारी जो सक्सेस स्टोरी है ना उसके पीछे जो क्रेडिट है ना, दैट शुड बी गिवन टू द मिडिल क्लास ऑफ इंडिया। तो हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग थे, मेरे माँ बाप ने कभी राम मंदिर की बात नहीं की थी। वो वोट इसलिए देते थे कि साला यहाँ कॉलेज बनेगा कि नहीं बनेगा, हमारी ये सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी, हमारे यहाँ बिजली आएगी कि नहीं आएगी, मेरा बच्चा जो पढ़ रहा है इसकी नौकरी होगी कि नहीं होगी। हाँ। ये यही बात मैंने उस लड़की को बोली। मैं कहा हमारे देश में कभी लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिया, मैंने अपने माँ बाप के नाम से एक बार नहीं सुना राम मंदिर बनना है वोट देंगे। उन्होंने वोट सिर्फ इसलिए दिया कि बच्चा मेरा पढ़ लिख जाएगा, इसका क्या करेगा, इसका भविष्य क्या है। हम्म। अगर मान लो ये विजन ना होता मेरे देश के लोगों में, तो हमारा हाल वही होता जो पाकिस्तान का। अगर कॉन्स्टिट्यूशन वाज द ओनली थिंग, फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन 58 में बना लिया था ना, No, 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 no. See, रखे रखते उसको। there is nothing called only thing. There are many factors which culminate. कई आई कई एग्री, कारण होते हैं जो कि उसकी तरफ आई जाते हैं, ठीक है ना। आई एग्री, तो आई एग्री। इवन इवन दो मेरा ये कहना है कि ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करने वाले रहे, हमारे हमारा थॉट प्रोसेस वैसा रहा, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो वी कुड हैव वियर्ड ऑफ टू सम अदर डायरेक्शन। अरे नहीं नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे नहीं होता, वो तो होना ही था, वो तो होना ही। आप अभी कह रहे हो ना कि होना ही था, लेकिन हाँ अगर मतलब जब जब हमने आजादी से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हमने 46 में ही बना ली, जस्ट 46 में एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, राइट। एग्रीड एग्रीड मतलब होना ही था कॉन्स्टिट्यूशन तो। वो वो अगेन वो इन अ वे दैट लेडी सेड कि हमारा कोई वैसा लीडर नहीं रहा। नेहरू with all his short-sightedness and everything, his limitations, everything, he was there. Patel was there. Gandhi was there. So मेरे ख्याल से राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा थे जिन्होंने कि एबीसी, हाँ, मतलब हाँ एबीसी जो भी करो, बट आई थिंक इट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सच्चिदानंद सिन्हा, two great sons of Bihar, who who took steps to initiate the Constitution Committee, and Sachidanand Sinha was the first chairman. And again you are proving my point, again you are proving no, my no, point. no, There were I'm people, proving, no, no, listen, I'm proving her point. Those leaders were there, so they thought about making the Constitution Committee or Constitution. वहां पे I क्या get हुआ, it, हाँ वहां पे क्या हुआ कि जिन्ना जिन्ना साहब थे, आजादी की लड़ाई तो लड़े नहीं, उन्हें तो बंटवारा मिल गया जकात में, ठीक है ना। 10% के लिए हमने 25% से ज्यादा जमीन दे दी, ईस्ट एंड वेस्ट मिला करके, ठीक है। अब उसका करना क्या है, अंधे के हाथ बटेर लग गया, जो करना है वो करो। अगेन अगेन लीडर सोसाइटी से ही आएगा। तुमने सोसाइटी ऐसी बनाई जिसमें हमें राज करना है, हमने 1000 साल राज किया, हमने मदीना को रेप्लिकेट करना है, तुमने सोसाइटी ऐसी बनाई, आज भी वहां वही सोसाइटी। हाँ तो आगे। लीडर सोसाइटी में से निकलेगा ना, जो हमारे हमारे जो नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद आम लोग थे एक्सेप्ट नेहरू, बाकी सब हाँ आम लोग थे, सब आम लोग थे। उस सोसाइटी से निकले ना। मैं वही तो कह रहा हूँ इतनी देर से, अगर वो सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ये नो, लुक एट द ग्रेटर गुड, दूर का देखो, हमें छोटा नहीं देखना है, हमें ये करना है, वो हमें चांद तारे तक जाना है। ठीक, अगर मान लो हम ये लोग फिर सोसाइटी तब हम की ना लोग फिर होती उसी तो डिबेट पे जा रहे हैं कि लीडर पहले मुर्गी की पहले अंडा। बट नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से I'm pretty much sure it was society first. Constitution is a byproduct of the society. एग्रीड। It came out because we had a good society.
कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी, एग्रीड, लेकिन और प्रोडक्ट क्या? लेकिन उससे पहले वो जो लीडर्स थे, दे हैड अ फोरसाइट टू थिंक अबाउट कि चलो यार एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा बनाते हैं। मैं यही पॉइंट बिल्कुल कहना चाह रहा हूं बिल्कुल। कि यहीं पे हाँ, उस लेडी, उसके पहले के स्टेप को उस लेडी ने नहीं देखा, लेकिन उस लेडी ने यही देखा कि यार उनके पास ये लीडर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर कमेटी बनाई। पर तुम ये नहीं समझ रहे हो कि वो लोग जब लीडर बोल रहे हैं तो उनको एक मसीहा चाहिए। वो मसीहा, वो लीडर, वो जो लीडर है वो चांद से नहीं उतरेगा, इसी सोसाइटी में से निकलेगा ना। लेकिन अगर तुम्हारी हमारे, सोसाइटी आज भी, अगर मान लो पाकिस्तान की सोसाइटी आज भी सत्तम से जुदा के नाम पर एक सेकंड में इकट्ठी हो जाएगी, किसी बंदे को मार देगी, अभी मारे, अभी वैसे तो मारे, हमारे, अभी वैसे वैसे लोग तो हमारे यहाँ भी हैं, कैसे? सरपंच से जुदा वाले तो हमारे यहाँ भी हैं। अरे चलो मैं एक सेकंड, उस एक डिबेट में मिनट, नहीं मैं जाएंगे, ये उस कह डिबेट। रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से आप कह रहे हो कि उधर के लोगों को एक मसीहा चाहिए, हमारे यहाँ भी कई लोग हैं, संख्या कम है, क्योंकि आज भी अवतार की प्रतीक्षा में बैठे हैं। संख्या कम है ना, इसलिए हाँ, मैं कह रहा हूँ एक्सेप्शन कैन नॉट बी एग्जांपल, यू हैव टू लुक एट द जनरल। जो जनरल पॉपुलेशन है वो किसी अवतार के उसमें नहीं बैठी। जो नहीं, जनरल पॉपुलेशन है उसका फंडा सिर्फ सिंपल ये था कि बेटा तू अपने भविष्य पे ध्यान दे, हाँ, पढ़ लिख नौकरी अपने कर। भविष्य पे हाँ, पढ़ लिख, तू ये सोच के क्या करना है। हम अगर मान लो, गांधी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर हर बंदा अपना घर साफ करके गली में कूड़ा फेंक देगा तो गली कौन साफ करेगा, ठीक है ना। पर अगर मान लो मैं इनवर्ड हो जाऊं कि मेरी कार साफ रहे, मेरा घर साफ रहे, गली जाए भाड़ में, हाईवे जाए भाड़ में, जो कि आज हमारे देश में हो रहा है, हो रहा है। ठीक। तो अगर मान लो हमारे नेता वैसे होते थे, जो वैसे थे, अब इनमें से मेजोरिटी नेता आम सोसाइटी में से निकले थे। वो सोसाइटी गुड। वो सोसाइटी जो ये नहीं चाह रही कि हमें हमें फिलिस्तीन पे भी मदद, वो सोसाइटी जो ये नहीं चाह रही कि मुझे बांग्लादेश में हिंदुओं को भी मदद करनी है, मुझे नेपाल के हिंदुओं की भी मदद करनी है, मुझे अफ्रीका के हिंदुओं की भी लड़ाई करनी है, मुझे चांद पे जो इकलौता हिंदू है मुझे उसकी भी लड़ाई करनी है। हम वो नहीं, हम उस माइंडसेट से नहीं, हाँ, इस हम उस तरफ माइंडसेट के नहीं, माइंडसेट वो लेकिन बैठा हुआ है। इट हैज इट्स ओन ड्रॉबैक्स, इसकी अपनी कमियां हैं इस वो वक्त। अलग बात, उसको छोड़ देते हैं। मैं हाँ, उस बहस में नहीं जा रहा, मैं इस बहस में जा रहा हूँ कि उस लड़की या जो पाकिस्तान के मेजोरिटी लोगों का ये जो मानना है ना कि एक लीडर, हमें बस एक, अबे वो लीडर कहाँ से आएगा भाई? एक अपनी मसीहा। सोसाइटी को नहीं, सुधारो लीडर, तो लीडर तो आ आ जाए। भी, नहीं, लीडर तो आ भी जाए, मसीहा कहाँ से आएगा? उनको तो सब कुछ चाहिए, हाँ। अब वो दिक्कत वही है उनके लिए, तो एक एमएलए भी तभी बनेगा ना जब सोसाइटी ढंग की होगी, अच्छा, तो एमएलए अच्छा आएगा। let's come back to this CPSC and last point this is, हाँ, CPC का एक अच्छा खासा हिस्सा, ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन ज्यादा छोटा भी नहीं, पीओ सक्सकम कैसे, वैली और पीओके से, पीओजेके से होके गुजरता है। बिल्कुल। हमारे रक्षा मंत्री बोल चुके हैं कि पीओजेके हम हमारा तभी बोला था, था, हमारा है, खैर हमारा है। रहेगा, ठीक है। अ, उसका रिप्रेजेंटेशन है हमारे पार्लियामेंट में, उस एरिया का, उसके लिए सीटें खाली रहती हैं। अब तो कुछ लोग तो ये भी कहना शुरू कर दें कि भाई नॉमिनेट तो कर दो कुछ लोगों को वहां पे, इन एब्सेंसिया अच्छा। वो रिप्रेजेंट करें, ये भी बात चली है। सो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक एंड डू यू सी कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर रहेगा और वो चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनेगा? अच्छा, एक सेकंड, इसमें ये ना स्पेकुलेशन की बात है, ठीक है ना, हाँ, ये कि एक स्पेकुलेशन ही इसके है। स्पेकुलेशन, क्योंकि इसके पीछे बड़े सारे फैक्टर होंगे। अनलेस पाकिस्तान एज एन एंटिटी डज नॉट कोलैप्स, तब तक ये मामला ऐसे चलता रहेगा, एंड चाइना विल ट्राई इट्स बेस्ट टू कीप पाकिस्तान इन इट्स प्रेजेंट शेप, इवन जो लूजली उभरती हुई बलूचिस्तान और शेप है ना, और हम्म, बट किसी तरीके इस जो जबरदस्ती के जो रिश्ते हैं हम्म, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के, इन सबको किसी तरीके रखा जाए, चाहे थोड़े पैसे लगाने पड़ जाए। अमेरिका इस चक्कर में इसको सस्टेन करने की सोचता है, वेस्ट के न्यूक्लियर वेपन भी हैं, कल कहीं किसी गलत हाथ में पड़ गए तो मुसीबत हो जाएगी, राइट। तो प्लस 24 करोड़ लोगों का देश है, इफ इट कोलैप्सेस
then it would be a really बहुत ही big, बड़ा मानवीय समस्या का जन्म होगा वो। हाँ, ह्यूमन क्राइसिस हो जाएगा, राइट? तो nobody would want it to get shattered, nobody would. पर कोई कितनी देर तक इसको सपोर्ट कर पाएगा? मतलब उनकी भूख भी तो खत्म करनी होती है ना। मतलब मैं माफी चाहता हूँ ये शब्द यूज करने के लिए, पर इवेंचुअली जब हमारे पास 92 में जब क्राइसिस आया था, तो एक पाकिस्तान का ही एक बंदा है उजैर, जो कि यूएस में एक थिंक टैंक चलाता है। उसने ना पाकिस्तान में एक पाकिस्तान एक्सपीरियंस नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उस बंदे को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा था कि 92 में एक जब एक जब हमारा सोना शिप के हाँ, जरिए बिस्टन बिस्टन ब्रिटेन गया, सोना में, हाँ, ब्रिटेन को। भेजा था, गिरवी रखा था। तो हम्म, ये बंदा उजैर कहता है कि एक और फैक्टर है जो इंडिया की सक्सेस स्टोरी में है, जो कि क्वांटिफाइबल नहीं है। वो फैक्टर ये है कि जब वो फोटोज अखबार में आई थी, देन पीपल डिसाइडेड नो, नॉट अगेन, नो वी मोर। आर इंडिया, हम्म, वी आर बेटर देन। तो हम्म, वो वो जो अग्रेशन है ना, वो जो अग्रेशन कह लो, या जो भाव है स्वाभिमान जिसको का अपने देश जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि आंख का शर्म, आंख का पानी जो है, कि यार दोबारा का, वो, इस स्थिति से नहीं गुजरना है। हाँ, ये नहीं, ये आई एम नॉट दैट। हम्म, तो वो प्रोबेबली वो पाकिस्तान में नहीं है। प्रोबेबली अगर होती तो कम से कम अपने खर्चे कम करते, अपने इंपोर्ट बिल को कम करते। पाकिस्तान में आर्मी चीफ बीएमडब्ल्यू में चलते हैं, हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर चलता है बीएमडब्ल्यू में, वो भी कभी कभी। वो भी मेरे ख्याल से मोदी, जनरली तो महिंद्रा, वो, हाँ, फॉर्च्यूनर या कुछ दूसरा यूज करने लगे हैं शायद, पता नहीं नहीं। नहीं नहीं, महिंद्रा, नहीं नहीं महिंद्रा। नहीं नहीं नहीं, जनरली महिंद्रा में अच्छा, बहुत कम होता है कि हाँ भैया हम बीएमडब्ल्यू में। प्रेसिडेंट के पास है S500 मर्सिडीज, पर अच्छा। एक ही है। तो उसी के लिए दो तीन होंगी, पर मतलब वही एक छोटा मैंने सा। कभी मैंने कभी नोटिस नहीं किया, सॉरी। पाकिस्तान में आप देखो तो सही, उनका नेवी नहीं, चीफ भी अच्छा पाकिस्तान का से। तो पता है मुझे, मतलब मोदी का और प्रेसिडेंट का मैंने मैंने नोटिस नहीं किया। अच्छा, आपको पता है चेंज ऑफ कमांड कैसे होता है पाकिस्तान में? मतलब कैसे एक होता आर्मी चीफ जाता है, दूसरा आता है। हमारा क्या होता है, एक आर्मी चीफ है? उसको बनना है तो हाँ, विदाई दी जाती है फिर। और प्लस ये बात लोगों को पता होनी चाहिए कि दिल्ली में, आर्मी हेडक्वार्टर में दिल्ली में एक आर्मी चीफ ही रहेगा। हम्म, मतलब ये आउटगोइंग आर्मी चीफ है, ये इनकमिंग है। सो ही विल कम ऑन द डे ही हैज टू टेक ओवर यस, एंड ही विल गो। ऑफिस। ऑफिस में वो बैटन होता है, जो जो छोटी सी स्टिक होती है आर्मी चीफ के हाथ में, वो हाँ, दिया। बैटन हाँ, दिया जाता है, उसको कुर्सी पे बिठाया जाता है, साइन वाइन होते हैं, ऑर्डर ऑफ द डे होता है, आउटगोइंग आर्मी चीफ गोज आउट हाँ, एंड देन ही लीव्स दिल्ली द हम्म, सेम डे कि भैया एक दिन में एक ही चीज चाहिए वहां पर, राइट? हम्म। पाकिस्तान अब ये 5 मिनट की सेरेमनी होती है, फोटो वोटो खींच हाँ, दी, बस कहानी खत्म। अभी तुरंत तो ठीक हुआ। है, हाँ। अब हाँ, सीरियस पाकिस्तान में चेंज हुए हो। परेड होती है, पाकिस्तान में परेड होती है बकायदा, जिसमें सबसे पहले आगे घोड़े पर वो सऊदी अरेबिया, मतलब अरब के जो 700, सॉरी 7वीं शताब्दी में जिस तरीके के लड़ाके होते, तो वो बख्तरबंद पहन के सबसे पहले वो आता है, फिर कोई और आता है, फिर कोई और आता है, फिर पैदल टुकड़ियां, फिर टैंक, तोपें, सब कुछ जाती हैं, तब जाके आर्मी चीफ टेक्स चार्ज। मतलब क्यों इतना बाबीला? एक आर्मी चीफ ही तो बना है, कौन सी दौड़ चल रही है वहां पर? ये जब तक खर्चे कम नहीं होंगे। अच्छा, फिर इनको सिर्फ आर्मी वालों को नहीं, ब्यूरोक्रेट्स को, उनको और मिनिस्टर्स को, उनको जैसे वो चार्ज लेते हैं मिनिस्टर, खासकर उनमें से बहुत सारे कहते हैं भैया 0 मीटर वाली गाड़ी चाहिए, न्यू। हम्म, अभी प्लेन लिए हैं, वो मरियम नवाज जो पंजाब की चीफ चीफ मिनिस्टर है, उसने मिनिस्टर। प्लेन लिया, तो आसिम मुनीर ने भी लिया है। आर्मी चीफ को भी तो चाहिए होता है। जब तक ये खर्चे कम नहीं होंगे भाई तुम्हारे, ये सारा माल आ तो बाहर से ही रहा है ना। वहां हाँ, पर मतलब कॉफी इंपोर्ट हो रही है, सीरियल्स इंपोर्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है। जब तक तुम्हारा इंपोर्ट बिल कम नहीं होगा, तब तक हाउ आर यू गोइंग टू फिक्स दिस प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? मतलब दे हैव टू डू सम होलिस्टिक अप्रोच। पता नहीं कैसे होगा, मतलब वो कभी कभी कुछ लोग तो कहते हैं शायद ही कभी नहीं होगा पाकिस्तान के। पर जब, अगर मान लीजिए हम भटक गए थोड़ा सा, तो ये स्पेकुलेशन ये है कि जब तक पाकिस्तान कोलैप्स ना करते हैं, या
गिलगित बल्तिस्तान की जो पॉपुलेशन है और कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उस हद तक न पहुंच जाए जैसे बंगाली थे। तब तक हमारी आर्म फोर्सेस वहां जाके उस वैसा ऑपरेशन नहीं कर कोई सकती ऑपरेशन जैसा नहीं। हमने पाकिस्तान। ठीक है, अगर मान लो वो पार्शली भी हमारे साथ होते हैं एंड इफ वी गो एंड टेक बैक अवर पीओजे, जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, सिर्फ कश्मीर वैली को, वो हम्म, बलोचिस्तान, गिलगित पाकिस्तान और गिलगित गिलगित बल्तिस्तान को अलग मानते हैं। ठीक है, हम्म, अगर हम मान लो वो सारा इलाका ले लें, देन इट विल ट्रिगर अ कोलैप्स, देन इट विल ट्रिगर अ कोलैप्स। या उधर बलूचिस्तान इतना नाक में दम कर दे बलूचिस्तान तो कि वैसे वो नाक में दम किया हुआ है, बहुत ज्यादा किया हुआ है। इतना कर दे कि बलूचिस्तान को मोरलेस उड़ा ले जाए अगर वो, देन इट विल ट्रिगर चेन रिएक्शन। See, only one thing is stopping Balochistan from my point of view. उनके पास पॉपुलेशन नहीं है, हाँ, ठीक है ना? उनके पास जनसंख्या नहीं है, और कल को वो डिक्लेयर भी कर दें तो अनलेस अंटिल इंडिया, ईरान तो भेजेगा नहीं तो क्योंकि योर ईरान, हाँ, ईरान का पार्ट भी वो मांग रहे हैं, आसपास कोई है नहीं, बलोच अगर ठीक है ना? तो अनलेस अंटिल इंडिया अपनी आर्मी भेजे, जैसे पूर्वी पाकिस्तान में भेजा, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाएंगे, उतनी उतनी सेना नहीं है उनके पास। और ये 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी नहीं है कि भाई आपको सेना, अरे आपके पास मिसाइल है नहीं, आपके पास एयरफोर्स है नहीं, हाउ विल यू डिफेंड योर सेल्फ? आप गुरिल्ला वारफेयर कर सकते हो जो वो हाँ, करते हैं, इसके हाँ, अलावा आप, हम कुछ बाकी मुश्किल पर। अच्छा, एक पॉइंट और मुझे ध्यान है, सॉरी ये बात मैं पहले बताना भूल गया। पाकिस्तान जो, इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। जो चाइना का डेट ट्रैप है ना, सीपीसी, उसका एक और लाइव एग्जांपल है। जो मैं कह रहा था ना कि चाइना ने कुछ बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट की है, मतलब गवर्नमेंट उनको दे रही है, वो आगे इन्वेस्टमेंट। अब उसके साथ हुआ ये कि जैसे रोड भी बनानी है, तो ऐसा नहीं है कि पैसे दे दिए पाकिस्तान को कि लो भैया रोड बना, नहीं। ऐसा राइट? तो चाइना ने कभी नहीं किया, कहीं नहीं किया। कभी नहीं, कहीं नहीं किया। अब ये बड़ी मजेदार बात है, मतलब पैसे, चाइनीज रोड इंजीनियर वो आएंगे, चाइनीज मशीनरीज आएंगी, मिट्टी चाइनीज मजदूर आपके हो सकते हैं, ठीक है। ना, हाँ, उन्होंने बिल्कुल बेयर हाँ, मिनिमम लेकिन बंदे लिए, सारे के सारे चाइनीज थे, वो कहीं भी, मैन इवन अफ्रीका मटीरियल में भी, मशीन, अफ्रीका में सब भी, जगह। श्रीलंका अभी में भी। अभी कितनी अच्छी बात है कि 62 बिलियन डॉलर में से मान के चलो 45 बिलियन हम्म, चाइना ने लगाए, और मान के चलो कि 15 से 20 बिलियन पाकिस्तान ने जुगाड़े। 45 बिलियन का चाइना ने लोन दिया। उस लोन के तहत चाइनीज वर्कर, चाइनीज सामान लेके, चाइनीज मशीनरी लेके पाकिस्तान में सड़क बना रहे हैं। अब वो जितना भी सामान है, सब पैसा सीमेंट हुआ, वापस, सब पैसा वापस वो चाइना, सारा, क्योंकि वो वापस चाइना। चाइना से प्रोक्योर हुआ है, हम्म, खरीदा तो चाइना में गया ना, वो इधर आया है, राइट? चाइना की जो इंडस्ट्री अरे, थी उसको फायदा हुआ, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं। मुझे तो ये लगा कि बात वहां से उठनी भी शुरू हुई, सून आफ्टर 2017 के आसपास ही उठनी भी शुरू हुई। भैया क्या हम इन सड़कों पे सिर्फ पंचर लगाने को है क्या? नहीं, मुझे तो लगा कि चूंकि आर्मी वहां की जो है, सो कि बड़े आर्मी का जो एक सीमेंट ब्रांड है बड़ा फेमस है, फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट, उनका फौजी फाउंडेशन का बड़ा तगड़ा वो, पर इसी में कह रहा हूँ जो कुछ समय जियाउल हक पहले तक था। तो मुझे लगता है मोदी के आने से पहले तक तो मतलब इंडिया भी मंगाता था। नहीं, अरे हाँ, मैंने पढ़ा है भाई, मैंने किसी आर्टिकल में नहीं, पढ़ा है वो, देखना नहीं, पड़ेगा। नो यू डाउट बट आई एम श्योर, जब तक एमएफएन, यू चेक इट, जब तक एमएफएन था पाकिस्तान को, ठीक है ना, वहां से सीमेंट आता था, खरीदता था भारत। मैं चेक करता हूँ, मुझे उम्मीद है, मैं चेक करता हूँ, कोई बात नहीं। पर इवेंचुअली, मतलब मेरे को इस बात से ये हैरानी थी कि जियाउल हक वॉज फार बेटर नेगोशिएटर। जब अफगान जिहाद होना था, तब अमेरिका ने कहा कि
अपने बजट बढ़ाया तो $5 मिलियन से बढ़ा के $10 मिलियन, तो फिर वो आगे 20 मिलियन, 1 बिलियन। सऊदीया भी उतना और मैच किया। सऊदी ने मैच किया तो हाँ, जिया उल हक ने कहा कि पैसा तुम नहीं मैनेज करोगे, हम हम मैनेज मैनेज करेंगे, करेंगे। मनी विल कम टू अस, इट विल गो थ्रू अस। हाँ, यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। चाइना ने इनको लोन देके अपने बंदे, अपना सामान, अपनी मशीनरी भिजवा के सड़क इनके यहाँ पे बनवाई और कोई टोल भी नहीं फिक्स किया। आज वहां से चाइना से एक ट्रक चले जो ग्वादर तक जाए, वो 0 टोल देगा। नहीं, but you see, why would you think Chinese are, I mean, considered to be the most cunning and uh, So I would put it in this way: how could Pakistani be so colossally stupid? How could they be? Why? Because obviously we know the answer why, but it's mind-boggling. How could state be so stupid? अब हम well, जानते हैं कि दे डू नॉट थिंक ऑफ टुमारो। आज गुजारा हो गया ना, आज पैसे आके इधर उधर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस खत्म हो गया ना, आने दे, देखी जाएगी कल, कल की कल देखेंगे, वो उसी पे चलते हैं, उसे क्लोज करते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो सीपैक 2.0 है वो बिल्कुल वैसी उमंगे तो नहीं जगा रहा है पाकिस्तान में जैसे सीपैक 1.0 ने जगाई थी 2015 में, बट स्टिल दिस इज देयर ओनली होप एट द मोमेंट। good. लोग इतने ज्यादा आशावान नहीं है और उनके पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं फिलहाल। धन्यवाद सुमित, एक टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए। मुझे तो लगा कि हम लोग कुछ इस पे आपकी तरफ से भारत के दृष्टिकोण से कुछ सुनेंगे, बट इट वाज टोटली, ये जो है पूरी तरह से पाकिस्तान के दृष्टिकोण से था, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से था। एंड एज यू सेड कि हाउ कैन दे बी सो कोलोसली स्टूपिड। इंडिया के दृष्टिकोण से तो एक ही लाइन है, इंडिया के दृष्टिकोण से सिर्फ एक लाइन है: यू डू नॉट किल अ पर्सन हु इज गोइंग टू कमिट सुसाइड, लेट देम, और करने दो, लेट देम। गुड, 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 गुड। Thank you. Thanks for such a wonderful perspective in CPC 1 and 2. मिलते हैं। धन्यवाद दोबारा जय से। हिंद। जय हिंद।